आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में था रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज सर्किट, जिसको हम आरएलसी सीरीज सर्किट भी कहते हैं। आज उसमें हमारा जो फोकस होगा वो इम्पीडेंस ट्रायंगल और फेज एंगल पर होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगे हों और उसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है तो फ्लो करता है, तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट। फिर हमने फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी और वहां से हमने देखा था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट इन फेज होता है वोल्टेज के साथ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री के साथ, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट को। और फिर हमने ये फेजर डायग्राम ड्रॉ की थी जो कि असल में आपको ये बताता है कि करंट और वोल्टेज में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो लीड या लैग कर रही है। तो हम फाइनल इस नतीजे पर पहुंचे थे और ये आपके पास वो वोल्टेज है V जो हमारे पास फेजर डायग्राम से हासिल हुआ था आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर, और आपके पास ये जो एंगल बना रहा है वी आर के साथ उसको हम फाई कह रहे हैं, जो कि कहलाता है फेज एंगल। तो आज हमने उसी फेज एंगल को डिस्कस करना है और जो कि आपको ये बताता है कि फेज एंगल इज एक्चुअली द करंट वोल्टेज फेज डिफरेंस, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसी को हम असल में क्या कहते हैं, फेज एंगल। जबकि जो इंपीडेंस ट्रायंगल है वो असल में हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक ग्राफिकल वे है। टोटल जो रेजिस्टेंस, ये पूरा सर्किट जिसमें आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए मिला के ऑफर कर रहे होंगे एसी करंट के फ्लो के लिए, उसको असल में हम इंपीडेंस कहते हैं। और उस इंपीडेंस को हम एक ट्रायंगल से यानी कि ग्राफिकल वे से फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो डायग्राम है, आपके पास फेजर डायग्राम है आरएलसी सीरीज सर्किट की, इसमें से जो हमारे पास वोल्टेज V है जो कि रिजल्टेंट वोल्टेज है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। सो हमारा इंटरेस्ट क्या है, वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज V। अब अगर आप इस ट्रायंगल पर गौर करें तो ये एक्चुअली आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसमें आपके पास ये जो एंगल है ये एक्चुअली कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या कर लेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का असल में जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V जो कि फेजर डायग्राम से हासिल हुआ है उसको फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो हाइपोटेन्यूज है जिसको हम HYP कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो असल में आपके पास बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख के साथ बेस का स्क्वायर भी लिख देता हूँ। अब हमारी जो एंगल बनाने वाली साइड है वो असल में ये वाली है, तो जो एंगल फाई है तो इसके सामने जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर, ये स्लांटेड जो साइड है आपके पास, ये परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो साइड होती है सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, आपके पास जो है वो अप्लाइड रिजल्टेंट वोल्टेज है जो कि V है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V का स्क्वायर आ जाएगा, साथ परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, चलिए सबसे पहले बेस लिख लेते हैं। बेस क्या है, VR, तो VR का स्क्वायर आ जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास प्लस, और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो VL माइनस VC है, तो मैं यहाँ पे VL माइनस VC लिख दूंगा और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जबकि VL क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है, जबकि VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है, जबकि VR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास, चले यहाँ पे स्क्वायर की साथ ही इधर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आ गया आपके पास। राइट हैंड साइड पे भी फिर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड पे मैं एक बड़ा स्क्वायर रूट डाल लेता हूँ यहाँ पर इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अकलमंदी करते हैं, इसको बार बार लिखने के बजाय यहाँ से कॉपी किया हुआ था मैंने और अब इसको क्या कर दी, दोबारा पेस्ट कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। अब ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 जब 2 से कटेगा तो 1 आता है, तो आपके पास वोल्टेज क्या आ जाएगा, जो कि V आ जाएगा। तो यूँ हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया वोल्टेज का। अभी हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ये है कि VR की जगह हम पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था सॉरी, कि VR क्या होता है IR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो कि VL है वो क्या होता है IXL, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है VC वो असल में बराबर होता है IXC। तो वो डाटा मैं आपके सामने यहाँ पे रख लेता हूँ। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी जो कि V आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, VR की जगह आ जाएगा I स्क्वायर R, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा I स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, VL की जगह आ जाएगा I, और जो कि करंट फ्लो हो रहा है, XL आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि इंडक्टर कितनी रुकावट पैदा करता है AC करंट के फ्लो के लिए, फिर माइनस आ जाएगा, जबकि VC है, VC किसके बराबर है, IXC के। I वो अमाउंट ऑफ करंट है जो कि सेम फ्लो हो रहा होगा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर में से, जबकि XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है,
कि कैपेसिटर कितना रेजिस्ट करता है कि उसमें से एसी करंट फ्लो ना करे, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके पास आई इस टर्म में भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है, तो आई क्या आ जाएगा कॉमन और साथ उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशंस का ये क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। तो इस वजह से हमारे पास ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर मेरे पास रह जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी, जो कि असल में डिफरेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ। अब इन दोनों टर्म्स में से भी आपके पास आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या आ जाएगा वो कॉमन आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से क्या चला जाएगा वो बाहर चला जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूँ, अलग-अलग करके लिख लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप्स हम पुराने तमाम लेक्चर्स में सीख कर आ चुके हुए हैं। तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, साथ प्लस आ जाएगा और एक्स एल माइनस एक्स सी आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ये किया कि आई स्क्वायर कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये टर्म रह जाएगी। तो आई स्क्वायर को मैंने स्क्वायर रूट आई की टर्म्स में लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, और स्क्वायर के रूट से क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो है आई ये वाली, तो आई आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कॉपी करके मैंने ये वाला एक्सप्रेशन नीचे लिख लिया है। अब ये करंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी वी ओवर आई। तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास जो वोल्टेज वी है डिवाइडेड बाय जो आई है वो असल में बराबर आ जाएगा आपके पास इस एक्सप्रेशन के। और आप ये जानते हैं कि जो वोल्टेज और करंट होता है वो बुनियादी तौर पर क्या होता है, वो तो रेजिस्टेंस होती है कि कोई कितनी रुकावट पैदा हो रही है एक सर्किट के अंदर, या रजिस्टर कितनी रुकावट पैदा कर रहा है सर्किट के अंदर चार्ज के फ्लो के लिए। तो आपके पास आर आ गया वी ओवर आई। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट रेजिस्टेंस के हैं तो जो राइट हैंड साइड के यूनिट भी होंगे वो रेजिस्टेंस के होंगे। एक तो बात यहाँ से समझ आ गई। इसका मतलब है ये भी असल में मिला के रुकावट जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए पैदा हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको असल में हम कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस ऑफ व्हाट, इम्पीडेंस ऑफ आर एल सी सीरीज सर्किट, यानी कि आपके पास जब एक सर्किट के अंदर रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगे हों एक वोल्टेज सोर्स के साथ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, तो ये रेजिस्टर ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर मिला के जो रुकावट पैदा करेंगे एसी करंट के फ्लो के लिए, उसी को असल में हम क्या कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। और इस इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जो कि यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है वो असल में बराबर है किसके, जी के। और जी क्या है, ये इम्पीडेंस है किसकी, आरएलसी सीरीज सर्किट की। जबकि यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी क्या बता रहे हैं, ये असल में रिएक्टेंस बता रहे हैं किसकी, सर्किट की। यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर मिला के जो रुकावट पैदा करते हैं ना एसी फ्लो के लिए, एसी करंट के फ्लो के लिए, जिसकी मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी मुसलसल तब्दील होती है, उसको असल में हम क्या कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। तो एक और अंदाज इंपीडेंस को समझने का यह है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ सर्किट मिला के जो ऑपोजिशन ऑफर करती है अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए वो क्या कहलाती है, वो असल में हमारे पास इम्पीडेंस कहलाती है। और ये जो इम्पीडेंस है आपके पास आरएलसी सीरीज सर्किट की, इसका जो यूनिट है आपके पास वो ओम है। अब चूंकि हमने इम्पीडेंस तो कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम बात करते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या करती है, इम्पीडेंस ट्रायंगल एक्सप्लेन्स हाउ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कंबाइन टू फॉर्म टोटल इम्पीडेंस इन एन एसी सर्किट। यानी कि कैसे आपके पास रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिला के टोटल इम्पीडेंस बनाती हैं एक एसी सर्किट की जिसमें आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगी हो। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हम इम्पीडेंस ट्रायंगल आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए इस्तेमाल कर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो आरएलसी सीरीज सर्किट की खास बात ये होती है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे कि इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए करंट को एज अ रेफरेंस लेंगे। तो पहला पॉइंट ये होगा कि इस इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए करंट इज टेकन एज रेफरेंस। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट हर एक कंपोनेंट में से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक इम्पीडेंस ट्रायंगल लेकर आ रहा हूँ आरएलसी सीरीज सर्किट की, और वो बनी कैसे है वो मैं सारा इधर इसी डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके पास करंट को हमने रेफरेंस लाइन पे लिया है, और वो रेफरेंस लाइन फेजर डायग्राम में असल में क्या होती थी, 0 डिग्री होती थी। तो जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होता था तो उसमें जो वोल्टेज और करंट होते थे वो इन फेज होते थे। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम्स में और इम्पीडेंस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि हम जो रेजिस्टेंसेज होती हैं उनको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम फेजर कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास करंट का भी वेक्टर इसी तरफ है, यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर ही है। तो मैं चलें समझाने के लिए इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो है ना वो रेफरेंस वेक्टर है, ठीक है, या फेजर है, रेफरेंस फेजर, ठीक है। तो ये समझ लें करंट का वेक्टर है समझाने के तौर पे भी। तो करंट और वोल्टेज क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में इन फेज होते थे तो रेजिस्टेंस और करंट भी क्या होंगे, वो इन फेज होंगे।
फिर इंडक्टर वाले सर्किट में जो करंट वोल्टेज होता था वो करंट को क्या करता था, लीड करता था 90 डिग्री से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है आपके पास XL वाला, ये वाला, ये असल में आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस असल में करंट को क्या कर रही है, वो लीड कर रही है। इसी तरह आपके पास ये वाला जो वेक्टर है जो XC है, जो कि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये करंट से असल में क्या कर रही है, ये लैग कर रही है किस एंगल से, 90 डिग्री से, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रही थी, वो लीड कर रही थी। तो अब आपके पास ये तीन वेक्टर्स बन गए हैं। इन तीन वेक्टर्स को ऐड करने का वही तरीकेकार है जैसे हमने फेजर डायग्राम के अंदर आपके पास RL सीरीज सर्किट के अंदर ऐड किया था, जिसमें VL को हमने VC में पहले ऐड किया था। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह का एक ग्रीन एरो आया था। फिर इस ग्रीन एरो को हमने इस रजिस्टर जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर था उसके साथ ऐड किया था, तो हमारे पास रिजल्टेंट कुछ इस तरह का शेप बनी थी। तो जब हमने XL में XC को ऐड किया तो XL ऊपर की जानिब पॉइंट करा जबकि XC नीचे की जानिब पॉइंट करा। तो असल में पहले को दूसरे वेक्टर में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे उसकी वो टेल रख दी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अब रिजल्टेंट क्या होगा, पहले की जो टेल है उसको दूसरे की हेड से मिला दें तो यहाँ पर मिलेगा। तो असल में यही जो वेक्टर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही असल में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि असल में XL माइनस XC है। फिर इसमें हम रेजिस्टेंस का वेक्टर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का वेक्टर R है और ये XL माइनस C है। तो पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको क्या करना है कि पहले की टेल पे रिजल्टेंट की टेल रखनी है और दूसरे के हेड पे रिजल्टेंट का हेड रखना है। तो ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है आपके पास ऑरेंज कलर का जो नजर आ रहा है आपको, ये असल में आपके पास Z है, जो कि असल में इंपिडेंस है, जो कि असल में आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मिला के हासिल हो रही है। और इसमें जो फाई है ये एक्चुअली क्या है, ये फेज एंगल है। और ये डायग्राम वेल एंड ट्रूली तब होल्ड कर रही है जब आपके पास XL किससे बड़ा हो, XC से, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस असल में बड़ी हो किससे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, जो कि XC है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास XC, मिसाल के तौर पर समझाने के तौर पर, अगर XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाए, यानी कि कैपेसिटर ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करने लग जाए करंट के फ्लो के लिए बानिस्बतन इंडक्टर के, तो आपके पास ये जो डायग्राम है इसकी शेप क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। फिर आपके पास ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का एरो है वो छोटा होगा, जबकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एरो है वो असल में क्या होगा, वो बड़ा होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो जब उसको आप इसमें ऐड करेंगे रेजिस्टेंस के वेक्टर में, दोनों को जो ऐड करके हासिल होगा, मिसाल के तौर पे X, उसमें सिनेरियो में ये जो वेक्टर होगा ना अब आपके पास, ये असल में XC माइनस XL होगा अगर आपके पास जो XC है वो XL से बड़ा होगा। तो फिर ये रेजिस्टेंस का वेक्टर, तो जो इसकी जो इंपीडेंस ट्रायंगल होगी उसमें जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये असल में क्या बता रहा होगा, वो Z बता रहा होगा। तो दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं। तो ये जो ट्रायंगल बनी है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये असल में क्या कहलाती है, इंपीडेंस ट्रायंगल। और ये इंपीडेंस ट्रायंगल से आप क्या कर सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस या टोटल ऑपोजिशन जो रेजिस्टर और आपके पास जो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस वो मिला के कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ मिला के जो रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहे होंगे, टोटल मिला के, यानी ऑपोजिशन ऑफर कर रहे होंगे करंट के फ्लो के लिए, AC करंट के फ्लो के लिए बेहतर है कहना चाहिए, उसी को हम असल में क्या कहते हैं, टोटल इंपीडेंस। और टोटल इंपीडेंस की वैल्यू R, XL और XC में से किसी एक के बदलने से ये जो Z की वैल्यू है वो असल में क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीर की लंबाई है उस पर फर्क आएगा। तो तीर की जो लेंथ है वो असल में इस इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड बताएगी। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना मैग्नीट्यूड इंपीडेंस का ज्यादा होगा, यानी कि उतनी रुकावट जो ऑफर कर रहा होगा वो ज्यादा होगी। जबकि तीर की लंबाई जितनी छोटी होगी असल में उतनी कम रेजिस्टेंस जो है वो फिर ऑफर होगी। तो अभी हमने इंपीडेंस ट्रायंगल ऑफ RLC सीरीज सर्किट के बारे में डिटेल से देखा। अब जो फिर बकिया डिटेल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने RLC सीरीज सर्किट के अंदर इंपीडेंस ट्रायंगल को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज एंगल और फिर जो रिमेनिंग बकिया चीजें हैं उनको देखेंगे।